24 साल की एक लड़की जिसके बहुत सारे सपने थे, पढ़ाई में होशियार थी। उसे पढ़ लिख कर एक सरकारी ऑफिसर बनना था, लेकिन परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। इसी के चलते वो बेंगलुरु अपने चाचा के पास रहती थी, वहीं रहकर प्राइवेट जॉब कर रही थी और प्राइवेट जॉब के साथ साथ ही वो सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही थी। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वो ऑफिस जा रही थी, उसी बीच उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है। वो लड़का उस लड़की के पास जाता है और उसके ऊपर तेज़ाब फेंक कर वहाँ से फरार हो जाता है। तेज़ाब फेंकने की वजह से लड़की बुरी तरीके से झुलस जाती है। उसे हॉस्पिटल भर्ती करवाया जाता है और फिर जब वो होश में आती है तो फिर उसका बयान लिया जाता है। बयान में पता चलता है कि जिस लड़के ने उसके ऊपर तेज़ाब फेंका है वो लड़का उसी के चाचा के घर में रहता है। लेकिन जब पुलिस उसके बारे में पता करती है और उसकी छानबीन करती है तो उस लड़के को ढूंढने में और उस लड़के को पकड़ने में पुलिस को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। लेकिन जानने वाली बात ये थी कि आखिरकार उसके चाचा के घर में जो लड़का रह रहा था वो कौन है, उसने ऐसा क्यों किया, आखिरकार ऐसी क्या बात थी जिसके चलते ये घटना घटित हुई। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है संजय। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बेंगलुरु प्रदेश की। दरअसल आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और इस सच्ची घटना में जो लड़की है उसका ओरिजिनल नाम तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए काल्पनिक नाम रिया रख देते हैं। रिया, जिसकी उम्र 24 साल, पढ़ने में बेहद होशियार थी। उसके बहुत सारे सपने थे कि उसे पढ़ लिख कर सरकारी ऑफिसर बनना है, परिवार की मदद करनी है और खुद के भी बहुत सारे सपने थे। इसी के चलते वो बेंगलुरु अपने चाचा के यहाँ रहकर एक प्राइवेट जॉब किया करती और प्राइवेट जॉब से जब उसे समय मिलता तो बाकी समय में वो सरकारी नौकरी की तैयारी किया करती थी। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और इसी मकान में, यानी बेंगलुरु में उसका चाचा का जो मकान था, इसी मकान में एक लड़का और रहता था जिसका नाम नागेश होता है। नागेश, जिसकी उम्र 27 साल के आसपास। नागेश जब रिया को देखता है तो रिया को देखते ही पहले ही मर्तबा उससे प्यार हो जाता है, यानी एक तरफा जो प्यार होता है, एक तरफा प्यार उससे हो जाता है। मन ही मन वो रिया को चाहने लगता है और सोचने लगता है कि उसे जब भी मौका मिले वो रिया को प्रपोज़ करे। एक दिन मौका पाकर वो रिया को प्रपोज़ भी कर देता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। फिर समय निकलता है, फिर कुछ महीने बीतते हैं और फिर वो मौका पाकर फिर जिद करता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन रिया फिर उसे मना कर देती है। अब धीरे धीरे समय निकल रहा था। रिया की ज़िंदगी में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो नागेश था उसके मन में रिया को लेकर कई सारे सपने बन रहे थे। एक दिन यानी 27 अप्रैल 2024 का दिन आता है और जिस दिन रिया ऑफिस से फ्री होकर जब घर लौट रही थी तो बीच रास्ते में उसे नागेश मिलता है। नागेश उसे रोककर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा जिसकी शायद तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लड़की डर सी जाती है, लेकिन उस समय तो वो जैसे तैसे कर नागेश को समझाकर घर लौट जाती हैं। घर जब पहुँचती हैं तो डरी सहमी जब अपने चाचा के पास पहुंचती हैं तो चाचा को वो पूरी बात बताती हैं कि यहाँ जो लड़का रहता है नागेश, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने उसे कई बार मना करा, मैं नहीं चाहती कि मैं और कहीं फालतू कामों में अपना ध्यान भटका कर मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करूँ, लेकिन वो मानता नहीं है। जब नागेश घर आता है तो उसके जो चाचा थे वो उसे बहुत ज़्यादा लताड़ते हैं, उसे भला बुरा बोलते हैं और उसे कहते हैं कि अभी के अभी मेरा जो घर है वो तुम खाली कर दो। नागेश उस समय वहाँ से, जो उसका कमरा था वो वहाँ से खाली कर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके मन में एक बात बैठ जाती है कि उसे अब रिया से बदला लेना है। अब जैसे ही रात बीतती है 27 तारीख की और दिन आता है 28 अप्रैल 2024 का। अगले दिन जब रिया तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती हैं, ऑफिस की जब फर्स्ट वाली बिल्डिंग पर ही जब वो पहुंचती हैं तो उसे वहीं पर एक लड़का मिलता है जो कि नागेश ही होता है। नागेश उसे वहां पर रुकाता है और नागेश के हाथ में एक कांच की बोतल थी, उसके अंदर शायद लिक्विड जैसा कुछ था जिसे तेज़ाब कहते हैं। वो उसके ऊपर फेंकता है और फेंकने से रिया का जो चेहरा था, मुंह, हाथ, पैर, पेट पूरी तरीके से झुलस जाते हैं। वो चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और लोग उसकी चीख पुकार सुनकर वहाँ पर दौड़े हुए आते हैं और दूसरी तरफ जो नागेश था वो वहाँ से फरार हो जाता है। उसे हॉस्पिटल भर्ती करवाया जाता है। अब हॉस्पिटल भर्ती करवाने के बाद जब वो कुछ बोलने की स्थिति में आती हैं तब पुलिस उससे पूछताछ करती है। तो पूछताछ में रिया बताती हैं कि एक नागेश नाम का लड़का है जो उसके चाचा के ही घर पर रहता था। एक दिन उसने बीच रास्ते में उसे रुकाकर प्रपोज भी किया। फिर जब चाचा को पूरी बात बताई तो चाचा ने उसे लताड़ा और वो वहाँ से रात को ही रूम खाली कर चला गया था और अगले दिन उसने इस घटना को अंजाम दिया। नागेश का नाम पता था, उसका एड्रेस भी पता था, लेकिन जिस एड्रेस का पुलिस को पता चलता है उस एड्रेस पर नागेश मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस नागेश के बड़े भाई और बहन से भी पूछताछ करती है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब पुलिस जब नागेश का फ़ोन खंगालती है और उसकी लोकेशन ट्रैक करती है तो उसकी जो लोकेशन आती है वो लोकेशन थी बेंगलुरु
तमिलनाडु बॉर्डर के बीच का एक गांव है, उस गांव की वहां की लोकेशन मिलती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, लेकिन वहां पर नागेश का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि उसने लास्ट टाइम अपने बड़े भाई को वहीं से कॉल करा और कॉल करने के बाद मोबाइल को वहीं पर फेंक दिया। अब पुलिस अपनी हिसाब से पूरी कोशिश कर रही थी, हर एक तरीके से पूरी मेहनत और मशक्कत कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली के खाली थे। इसके बाद 4 मई 2024 को पुलिस उसके पोस्टर बनवाती हैं, और पोस्टर बनाने के बाद हर एक जगह पर पोस्टर लगाए जाते हैं, और उस पोस्टर में उसके 4 चेहरे बनाए जाते हैं। साथ ही उस पोस्टर में साफ साफ लिखा जाता है कि इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। जिस भी व्यक्ति को ये दिखे वो पुलिस को सूचना जरूर दे, और जो भी सूचना देगा उसे इनाम वगैरह दिया जाएगा या फिर उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अब समय बीतता जाता है, लेकिन कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन यानी 13 मई 2024 को तिरुवंतमलाई जो है तमिलनाडु का, वहाँ से एक व्यक्ति आता है, और वो व्यक्ति कहता है कि जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हो वो व्यक्ति तो तिरुवंतमलाई का एक आश्रम है, और उस आश्रम में महाराज बनकर यानी बाबा बनकर रह रहा है, और वहाँ उसकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई है, और करीब वो 20 से 22 दिन से वहीं पर रह रहा है। अब पुलिस सादा ड्रेस में वहाँ पर पहुँचती है, वो अच्छे से ऑब्जर्व करती है कि ये वही है या फिर कोई और है। जब अच्छे से पुलिस को कन्फर्म हो जाता है कि हाँ ये नागेश ही है, तब उसे वहाँ से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ की जाती है। फिर पूछताछ में वो हर एक सच का खुलासा करता है, और सच का खुलासा करने के बाद जो पुलिस है वो उसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है, और तैयार करने के बाद इस मामले को फिर कोर्ट में भेजा जाता है। फिलहाल के लिए जो नागेश है वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब ये जो घटना घटित हुई, इस पर कोर्ट क्या निर्णय लेता है, नागेश को क्या सज़ा सुनाता है, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए जो घटना घटित हुई वो घटना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, क्योंकि जिस तरह से उस लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया, वास्तव में दोस्तों ये सोचकर ही एक डर सा लगता है। लेकिन ये जो घटना है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी की बदनामी करना नहीं है, अपितु आपको सतर्क सावधान करना है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्राइम से हमेशा दूर रहें, साथ ही अपना और अपने परिवार का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बाकी इस तरह की सच्ची घटनाएं अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और सच्ची घटना और सच्ची वारदात के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।